नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था उसका असर देश पर क्या पड़ा है और क्या भारत सरकार इस चुनौती का सामना करने में सफल रही है या नहीं रही है। इसमें एक नया अपडेट ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो 14 दिन का सीज़ फायर हो गया है, इस दौरान कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन क्या इस असर की भरपाई हो पाएगी? क्या ये जो असर भारत सहित दुनिया ने झेला है, इसकी भरपाई कौन करेगा? दोस्तों, सबसे बड़ी बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि इसका असर भारत पे पड़ा है। भारत के जो मोहल्लों कॉलोनियों में जो ठेले लगाने वाले थे, जैसे कोई समोसा बेच रहा था, कोई ऑफिसों के बाहर अपने दाल रोटी चावल बेच के कैंटीन चला रहा था, उन लोगों के पे असर इसका सबसे ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि कई लोगों ने अपना धंधा बदल लिया। लोग समोसे की जगह पे केला बेचने लगे। कई ऑफिसों के बाहर जो खाना बना रहे के बेच रहे थे, उन्होंने खाना बंद कर दिया क्योंकि सिलेंडर नहीं था, कोई गैस नहीं थी। कहीं कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे थे तो वो ब्लैक में मिल रहे थे, कोई ऊँचे दामों पे मिल रहे थे, कई जगह के सिलेंडर मिल नहीं रहे थे। तो सबसे ज़्यादा चपेट इन लोगों पर आई और ये लोग अपने गांव चले गए। जिन लोगों के धंधे बंद हुए उन लोगों ने भी अपने बच्चों के स्कूलों से छुट्टी कराई और अपने गाँव चले गए। दोस्तों, इसके साथ ये बता दूं कि कई जो रेस्टोरेंट हैं और या फिर कहीं जो ऑफिसों में कैंटीनें खुली हुई हैं, वो भी इंडक्शन चूल्हे पर चल रहे हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों, ये एक असर सबसे बड़ा जो देश पे पड़ा है वो पड़ा है। लेकिन भारत सरकार ने इस चुनौतियों का सबसे डटकर सामना किया और भारत सरकार इस असर को कम करने में सफल भी रही है और इसका उन्होंने बेहतरीन इसका सामना किया। अब सुनिए कैसे। पाकिस्तान ने इस ईंधन और सौर ये गैस के बचाने के लिए कई तरह के नियम लगाए। वहाँ पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। 10 बजे तक पाकिस्तान में शादियाँ निपटानी होती, जबकि यहाँ भारत में सुबह तक शादियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान में 8 बजे तक ईंधन फ्यूल लेने की परमिशन है, उसके बाद नहीं है। ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम कर रखा है कईयों में। तो इस तरह की स्थितियाँ पाकिस्तान ने लागू कर रखी हैं। चीन ने अलग कर रखा है, जापान ने अलग नियम बना रखे हैं, नेपाल ने अलग नियम कड़े नियम बना रखे हैं। लेकिन भारत सरकार ने, यहाँ तक कि जापान ने तो अपना जो इमरजेंसी फ्यूल था वो भी निकाल लिया था। लेकिन भारत सरकार शुरू से ये कहती आ रही है कि उनके पास पर्याप्त फ्यूल है और अभी तक लोगों को पर्याप्त फ्यूल जो है, ईंधन जो है, मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, यहाँ पे भारत सरकार ने ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत दी है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो दोस्तों, अन्य देशों के मुकाबले देखा जाए, भारत सरकार ने चुनौती का अच्छे से सामना किया है और वो अपने इसका असर कम करने में सफल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ होमूर से दूसरे देशों के पोत नहीं निकल रहे थे, वहाँ भारत के पोत निकल कर आए हैं। 22 पोत फंसे थे, जिसमें से 7 से 8 पोत आ चुके हैं, समुद्री पोत जो है। तो बहरहाल दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो भारत सरकार ने अच्छा काम किया है और इस चुनौतियों का डटकर सामना किया है। लेकिन जो असर जो ज़मीनी स्तर पर पड़ा है, इसको महसूस करने के लिए हम बात करेंगे आज समाज सेवी रेखा शर्मा जी के साथ। वो समाज सेवी हैं, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, जनता से रूबरू होती हैं और उनसे जानेंगे कि इस असर का क्या और कैसे देखती हैं। रेखा शर्मा जी। युद्ध जो ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। यूरोपियन कंट्री हैं, एशियन कंट्री है, हर जगह इसकी बात तो झेलनी पड़ रही है और खासकर एनर्जी सेक्टर में तो परेशानियां लगी हुई हैं। और भारत में तो सबसे ज़्यादा परेशानी देखिए, कभी भी कोई भी संकट आता है तो जो लोअर तबके के लोग होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, उन्हीं को सफ़र करना पड़ता है। कोरोना आया था, उसमें भी लेबर क्लास को सफ़र करना पड़ता था। उनको पैदल अचानक लॉकडाउन होने से लोगों से पैदल घर जाना पड़ा उन लोगों को, कि हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करके। और अभी देखिए, अभी गैस का जो संकट आया है, एनर्जी का जो संकट आया है, उसमें कितने ही जो लोग हैं जो अपने गाँव को, मजदूर क्लास जो है, जो 400 रुपये सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, वो घर चले गए हैं। अपना काम धंधा छोड़ करके वो लोग घर चले गए हैं। और इसका कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार इलेक्शन में बिजी है। देखिए, अभी जैसे आज ही एयर इंडिया ने अपने दाम बढ़ा दिए, किराया जो है बढ़ा दिया फ्लाइटों का। इंडिगो बढ़ा चुकी है क्योंकि उनको भी जो ईंधन है वो महंगा मिल रहा है। तो क्या ऐसे जो बड़े तबके के लोग हैं जो जिनमें सफ़र करते हैं, ज़्यादातर हर कोई इसमें सफ़र कर रहा है, तो उनकी जेब पे भी अब इसमें असर दिखना शुरू हो गया। उनकी जेब भी भारी होने लगी है। तो क्या सरकार को, जैसे इन्होंने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और पेट्रोल डीजल के दाम देश में नहीं बढ़ पाए थे, तो क्या एयरलाइंस के लिए सरकार को नहीं ऐसा कुछ मदद करनी चाहिए जिससे कि लोगों पे असर ना पड़े? देखिए, दाम नहीं बढ़ पाए थे, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 10% घटा दी है, लेकिन घटाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है। हमारे पास तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमत वही है, आम लोगों के लिए तो वही है। जब अगर
ट्रांसपोर्टेशन है उनकी कीमत बढ़ जाती है। साग सब्जी से लेकर के और जो दूसरे सामान जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरे सभी के रेट बढ़ने लगते हैं। तो हर चीज़ का जो मार जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास ही झेलती है, हायर क्लास नहीं झेलती है। क्योंकि हायर क्लास के अपने अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जहाँ पर पीएनजी की सप्लाई हो वहाँ पर एलपीजी नहीं मिलेगा। अब देखिए ठीक है, हमने पीएनजी बहुत सारे घरों में पीएनजी लगी हुई है, लेकिन मान लीजिए कि किसी के पीएनजी नहीं लगी हुई है तो वो कहाँ जाएगा? आप बताइए वो कहाँ जाएगा? तो दिक्कत तो है कि बहुत सारे किराएदार हैं जिनको कि किराए मकान मालिकों ने किराया बढ़ा दिया है, वो बेचारे कहाँ जाए? एक एक रूम के मकान में रह रहे हैं और लकड़ी जला नहीं सकते वहाँ पर। डीजल पेट्रोल कीमत की महंगा हो गया, एलपीजी मिल नहीं रहा है तो कहाँ जाए? वो जितने भी वेंडर हैं जो आधे काम करते थे, जो समोसा बेचते थे, मोमोज बेचते थे या दूसरी चीज़ें जो गैस यूज सिलेंडर यूज होते थे वो सारे बंद हो गए हैं। जो थोड़े बहुत चल रहे हैं ब्लैक से जो खरीद करके ला रहे हैं, जो 900 का सिलेंडर है वो 5000 में खरीद के ला रहे हैं, तो फिर उनके रेट बढ़े हुए हैं। तो हर जगह माल जो है वो मिडिल क्लास लोअर क्लास ही झेलती है। ये आपने सही बात बताई है कि भाई जो एक कमरे में किराएदार रह रहे हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सिलेंडर महंगे हैं और मिल नहीं रहे हैं और साथ में फिर लकड़ी जला नहीं सकते हैं, तो वो लोग भी अपने गाँव वापस जा रहे हैं। तो ये ऐसे देखा जा सकता है कि जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो लकड़ी पे चूल्हे पे जो लकड़ी जला के हमें रोटी बना रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस समय। देखिए फ़ायदे में तो कोरोना के समय भी हमेशा वो फ़ायदे में रहते हैं, तो जो उनके पास कंडे लकड़ी की व्यवस्था होती है उनको आदत होती है, लेकिन शहरों में वो चीज़ें नहीं है। लोग मजदूर जो है यहाँ पर कमाने के लिए आता है। अगर मान लीजिए कोई मजदूर 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, अच्छा खिलाएगा पढ़ाएगा, इसी के लिए आता है ना, अच्छी जगह पर इसलिए आता है कि उसको अच्छा एजुकेशन दे सके, अच्छा खान पान दे सके, अच्छा रहन सहन दे सके। लेकिन जब उसकी 15,000 में उसकी जब पूर्ति ही नहीं होगी, सैलरी तो बढ़ी नहीं है किसी की, महंगाई तो बढ़ गई लेकिन सैलरी तो बढ़ी नहीं है किसी की, तो फिर क्या करे बेचारा? तो उसकी तो मजबूरी है वापस गाँव में। ऐसा नहीं है कि जो देखिए जो रह रहे हैं गाँव में, जो खेती कर रहे हैं या जिनका वहाँ पर कोई व्यवसाय है, वही लोग वहाँ पर भी तो सक्सेसफुल है। जो मजदूर क्लास है या जो बाहर पढ़ आते हैं वो वहाँ जाकर के करें तो क्या करें? वहाँ तो ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा काम मिल जाता है वहाँ पर भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं घर। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उनकी नौकरी छूट गई है, लोग बेरोजगार बैठे हुए। क्या ऐसे समय में फिर राज्य सरकारों को आगे आकर काम नहीं करना चाहिए? सब कुछ केंद्र के भरोसे क्यों छोड़ना चाहिए? राज्य सरकार भी अपने फंड से अपने राज्य के लोगों की मदद कर सकती हैं। देखिए जी, डीजल पेट्रोल या एनर्जी का जो सेक्टर है वो तो टोटल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो प्राइवेट हाथ में है नहीं कि प्राइवेट हाथ में है या प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है तो चलो जी उसमें वो दाम बढ़ा देगा। तो टोटल गवर्नमेंट के पास है इसका सेक्टर, और गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में रखती है ना। जैसे अब सरकार के लिए 5 किलो का सिलेंडर मिल जाएगा, उसके लिए आईडी नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे वो व्यवस्था कर रहे हैं देश में चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जैसे गिगी वर्कर्स का नाम दे दिया था कि जो डिलीवरी करते हैं ऑनलाइन, तो क्या जो वेंडर जो ठेले लगा रहे हैं, जैसे आप कोई मोमोज लगा रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई जलेबी बेच रहा है, तो क्या सरकार को ऐसा एक पोर्टल शुरू नहीं करना चाहिए जहाँ पे ये लोग रजिस्ट्रेशन कराएं अपना और अपना ठेला लगाएं? इससे एक सरकारी डाटा मिलेगा कि हमारे देश में इतने लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और ऐसी हालत आने पर सबसे पहले उन्हीं की ही मदद की जाए। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन तो होता है, वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन एमसीडी में होता है, लेकिन कितनों का होता है ये देखना पड़ेगा ना। कितने लोगों को का रजिस्ट्रेशन एमसीडी में होता है या एनडीएमसी में होता है, तो कितने लोगों का होता है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कौन लोग कराते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक अप्रोच कर पाते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना आप लोग। कितने लोग हैं जो एमसीडी तक अप्रोच कर पाते हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। देखा जी, आखिरी सवाल ये है कि अगर ये युद्ध ऐसी खिंचता रहा तो जो इसका असर तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या ऐसे में एक समाज सेवी के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से या सरकार से कि उन्हें कैसे कदम या उपाय उठाने चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षति को टाला जा सके? देखिए, ये हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध हो ना, क्योंकि इसका जो संकट है वो सभी के ऊपर है। तो युद्ध हो ना, क्योंकि युद्ध देखिए कभी भी अच्छे चीज़ों के लिए नहीं होता, युद्ध हमेशा विनाश का कारण बनता है। अगर एक कंट्री, कोई भी कंट्री अगर युद्ध लड़ता है तो 10 से 20 साल 25 साल पीछे चला जाता है, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है, चाहे कोई भी कंट्री हो। अगर यूएसए हो, यूएसए वर्ल्ड का सबसे धनी कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री, उसकी भी इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे हो जाए।
तो युद्ध होना नहीं चाहिए, ये तो आपसी समझ की बात होती है। लेकिन अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें सरकार को चाहिए कि भाई इसको रोकने की कोशिश तो होनी चाहिए, कम से कम पहल तो करनी चाहिए सरकार को। जैसे बहुत सारी संस्थाओं में हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारा भारत जो है उसमें मेंबर है, तो उनको कहना तो चाहिए कि भाई आप युद्ध को रोकिए, रोकने की पहल तो करनी चाहिए ना। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे, रेखा जी हमारी टीम भी यही कहना चाहिए कि भाई युद्ध बंद होना चाहिए, क्योंकि 2 देश 3 देश युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चपेट में आम आदमी आ रहा है, खासकर एशियाई देश आ रहे हैं। यूरोप फिर भी बचा हुआ, लेकिन एशियाई देश ज़्यादा चपेट में है। तो हम तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, क्योंकि अगर ऐसे ही हालत बढ़ते रहे तो आम आदमी के लिए जीना बहुत दुश्वार हो जाएगा। सरकार भले ही अपने स्तर पर कार्य कर रही हो, लेकिन युद्ध सबका नुकसान कर रहा है। तो हमारी यही उम्मीद है कि अब युद्ध जो है समाप्त होना चाहिए, और जो भी बातचीत होनी है देशों की वो बातचीत करें, और सरकार ऐसी व्यवस्था और बनाए जिससे कि आम आदमी पर जो असर पड़ रहा है वो कम से कम पड़े। धन्यवाद आपका।